हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हब में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पर लग चुका है और आपका जो साइंस का एग्ज़ाम होने जा रहा है क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम, उसको लेकर मैंने ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया हुआ है। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर किया था, आज भी मैं आपके सामने 5 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको और भी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत ध्यान से आप समझेंगे चीज़ों को वन बाय वन। और इलेक्ट्रिसिटी अगेन आपका फिजिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप क्लास तो कवर करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पर मैंने कई क्लासेस अपलोड करी हुई हैं, ठीक है, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं आपको, है ना। ओम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या है, सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ये कैसा क्या होता है, ठीक है, ये किस टाइप का कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस और इसमें क्या रिलेशन है। उसके बाद हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर पूरी एक अलग क्लास करी हुई है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आई स्क्वायर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, राइट। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक पावर पर हमने एक पूरी एकदम बढ़िया तरीके से एक पूरा स्पेशल सेशन किया हुआ है उसके न्यूमेरिकल्स पर। तो हमने कुछ छोड़ा नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम 8-10 क्लासेस जो मैंने कराई हुई हैं अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर, और इससे ज़्यादा ही होंगी, आई थिंक 8-10 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ क्योंकि 8-10 तो न्यूमेरिकल्स ही मैंने अलग अलग करा रखे हैं इन क्लासेस में। तो जाइए और उसको बढ़िया से देख कर आइए, है ना, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर ये जो क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखा हुआ है ये आपके लिए हलवा पूरी के बराबर होगा, ये मैं गारंटी कर सकता हूँ लिखित में। आ रही बात समझ में? ये क्वेश्चन आप हंसोगे कि यार करण भैया कैसी बात है, कोई क्वेश्चन है, ठीक है, लाओ हम कर दें, आप क्या कहते हैं, आप रेस्ट करो आराम से, ठीक है। चलो, तो रेस्ट तो नहीं कर सकते, तो ना रेस्ट आपको करना है ना मुझे करना है। स्टार्ट करते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिस्टिविटी, ठीक है करण भैया, रेजिस्टिविटी की यहाँ बात हो रही है और रेजिस्टेंस की भी बात हो रही है, अभी तो आप बता रहे थे, उसी पर क्वेश्चन आ गया। रेजिस्टिव और रेजिस्टेंस पर कई बार क्वेश्चन आ रखा है, इनके रिलेशनशिप पर। ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, हेंस डिराइव द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है मैं आपको बता दूं, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूंगा तो सिंबल क्या है, रो, RHO। डिनोट कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से, P जैसा दिखता है। अच्छा, डेंसिटी का भी कई बार हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, तो चलो यहां तो आप ध्यान रखेंगे, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर अलॉयज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। अलॉयज को हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्यों यूज करते हैं, ये कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है, इस बार भी आपको देखने को मिल सकता है। आप PYQ लगाइए, वहां पर आपको कई बार ये क्वेश्चन देखने को इस तरीके से मिलेंगे। स्टार्ट करें। क्या समझा आपने? आप लोग एक बार पहले थोड़ा सा प्रोसेस करो, करने की कोशिश करो, मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूं। हमें रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, यानी हम यहां पर बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, यहां पर बात हो रही है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप की। तो आप ले सकते हैं अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर, और आपको देख भी रखा है आपका जो एक तरीके से कंडक्टर है, ठीक है, वो क्या है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। तो लेट्स से अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैविंग लेंथ L, है ना, इन सभी स्टेटमेंट के मार्क्स होते हैं। A uniform cylindrical conductor having length, ठीक है, यहां पर 4 और लगा लो, फिर इसी बात पर इतना अच्छा लिख ही रहे हो तो अच्छे से लिखो। फॉर अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो लेंथ L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब आपको दिया हुआ है ना, A। क्या देखने को मिलता है हमें, तो अगर मैं एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर है,
आ रही है बात समझ में? ये एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और जो लेंथ आप देख रहे हैं वो क्या है? जो लेंथ आप देख रहे हैं वो क्या है? एल है। आ रही बात समझ में? तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑलवेज ऑलवेज, अब थोड़ा स्टेटमेंट आप बनाकर लिखना, मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं आपको। ऑलवेज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट यूनिफॉर्म कंडक्टर। अगर आपको एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर की मैं बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे कि जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो लेंथ आप देख रहे हो ना, ये लेंथ जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे, ये लेंथ मैं बोर्ड के बाहर ले जाऊं, अगर दूसरा इधर बगल में ही, ठीक है, दूसरा रूम है, मैं उसमें पहुंच जाऊं, लेंथ को मैं स्ट्रेच करे जा रहा हूं, तो रेजिस्टेंस भी मेरा बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस भी मेरा बढ़ता जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये तो हो गई आपकी पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑलवेज। करण भैया कौन सी बड़ी बात है, क्लास में भी आपने बातें समझाई हुई हैं, कराई हुई हैं। तो फॉर अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर हैविंग लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, resistance is proportional to length and resistance is proportional to area of cross section also, but you need to remember that रेजिस्टेंस किस तरीके से प्रोपोर्शनल है लेंथ के? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? लेंथ को अगर आप घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी उसी प्रोपोर्शन में घट जाएगा, अगर लेंथ को आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करेगा। यह मतलब हुआ पहली इक्वेशन का। और दूसरी इक्वेशन का मतलब क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यहां पर बात चल रही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? जितना ज्यादा आप उसकी विड्थ को बढ़ाते जाओगे, लेट से अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये आपके पास क्या है? बोलिए, ये आपके पास क्या है? थोड़ी देर के लिए इसको समझ सकते हो आप, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, थोड़ी देर के लिए इसको सिलेंड्रिकल कंडक्टर बोल लो। तो अगर मैं इसकी विड्थ, ये डस्टर है, इसकी अगर विड्थ अभी तो इतनी है, आपको जो सामने दिख रही है, और अगर मैं इसकी विड्थ को और ज्यादा इंक्रीज करूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब, तो विड्थ इतनी कर दूं। अभी विड्थ कितनी है? अभी विड्थ कितनी है? सामने आपको दिख रहा है। और अगर मैं विड्थ को इतना कर दूं, जो अभी मैंने कंडक्टर की तरह आपको मारकर समझने को कहा, तो उसमें आपने क्या देखा? विड्थ इतनी सी थी, ठीक है, और अगर उसी को मैं इंक्रीज कर करके ये इतनी विड्थ हो जाए तो रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा। स्टूडेंट्स क्या बढ़ने की सोच रहे थे क्या? नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेजिस्टेंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपको रिलेशनशिप बताना है, आपको जो रेजिस्टिविटी है, ये जो रेजिस्टिविटी है और जो रेजिस्टेंस है आर, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि वो जो कंडक्टर की लेंथ और एरिया है, रेजिस्टेंस उनके साथ कैसे प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब, और भी मैं क्लास में जैसे मैंने कराया हुआ है, जो भी बच्चे यहां पर ऑफलाइन वाले अभी देख रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे भैया कौन सा एग्जांपल देने जा रहे हैं। मेरा फेवरेट एग्जांपल है, जैसे आप जो ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक, उसको समझिए कि अगर मैं ट्रैफिक की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं जैसे मान लो अभी हम नजफगढ़ में हैं, जहां से आप लोगों की क्लास हो रही है, आप मान लो क्या कहते हैं एक्सप्रेसवे पर चले जाओ, मुंबई एक्सप्रेसवे ले लो आप, ठीक है, कोई सा एनएच ले लो। अब वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कई लेन्स में आपको देखने को मिलेंगे रोड। वहीं आप ढांसा स्टैंड पर आप आ जाओ, ठीक है, तो यहां पर आपको वो कंजेस्टेड जोन फील होगा, है ना। एक ही लेन में, मतलब इधर वाला मामला भी है, इधर वाला मामला भी है, तो आप सोच के देखो ट्रैफिक तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक्सप्रेसवे पर आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा नहीं। कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाए घटना तो अलग बात है, अदरवाइज तो नहीं लग सकता। उनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उनकी जो विड्थ है वो इसीलिए इतनी ज्यादा है कि किसी भी सिचुएशन में वहां दिक्कत हो ही ना। तो रेजिस्टेंस आप ऐसे समझिए ट्रैफिक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे समझिए पूरी विड्थ है। तो जितना ज्यादा आप, अगर मैं एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूं, जितने ज्यादा लेन्स में मैं रोड की बात करूंगा, 6 लेन्स के अगर मैं रोड की बात कर रहा हूं, तो वहां पर क्या ट्रैफिक लगेगा? नहीं। रेजिस्टेंस इज समवट यू कैन से एज ट्रैफिक। कर लो यार थोड़ी देर के लिए, मान लो रेजिस्टेंस को आप थोड़ा सा कैसे समझो? ट्रैफिक की तरह। तो
ट्रैफिक आपका घटता चला जाएगा स्टूडेंट, ट्रैफिक आपका घटता चला जाएगा अगर आप कई लेन्स में रोड बना दोगे, अगर आप कई लेन्स में रोड बना दोगे। लो भूल के दिखाओ रेजिस्टेंस और एरिया में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, तो ये यहां तक आप बात समझ पाए। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट क्या मिलेगा? तो करण भैया हमें मिलेगा कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अभी टूटा था, लेंथ के अलग प्रोपोर्शनल था, एरिया के इनवर्सली अलग था। अभी मैंने कंबाइन कर दिया तो लेंथ अपॉन एरिया के रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है। बहुत अच्छी बात है करण भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। आप पढ़ा रहे हो, हम पढ़ रहे हैं अच्छे से, मेहनत कर रहे हैं, दिक्कत क्या ही होगी? जो दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, ठीक है। आगे बढ़े। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि रेजिस्टेंस लेंथ अपॉन एरिया के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है, अब आपको भी पता है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए। रिलेशन प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में आप स्टैब्लिश नहीं करा, तो एट द एंड आप इक्वल टू का साइन ढूंढते हो, इक्वल्स टू का साइन आपको लगाना है। आपने 9th क्लास में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी किया होगा। तो करते है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से करते आप फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन पे पहुंचोगे। फिर उस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए आप कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करोगे, तभी बराबर का साइन लगा सकते हो। उसके की वैल्यू 1 थी। 9th वाले अगर बैठे हैं, क्यों बैठे होंगे इस क्लास में 9th वाले, ऑल दो, ठीक है। तो देखिए, तो मुझे क्या चाहिए, यहां बराबर चाहिए। तो मैं बराबर तभी ला सकता हूं जब मैं राइट हैंड साइड में एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा। हमेशा न्यूमरेटर में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो r के आगे मुझे ये करना है, समझ रहे हैं सभी? ये मैं तभी कर सकता हूं जब करण भैया यहां पर मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा। यहां पर जब मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करूंगा और बाकी सारी चीजें सेम है, उनके साथ छेड़छाड़ मत करना। करण भैया ये क्या बात हुई? ये तो एक फॉर्मूला आ गया और यही आपकी क्या है, ये क्या है? जरूरी नहीं है पॉइंट बना के लिख रहे हो, ऐसे एरो बनाकर लिखो। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है, या जिसको आप रॉ बोलते हो। काफी एक प्यारा सा, एक सुंदर सा कांस्टेंट है। तो देयर यू हैड ऑब्टेन्ड the relationship which I had established between electrical resistivity and resistance। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा एक रिलेशन निकल कर आया हमारे पास। R इज इक्वल्स टू में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इनटू में लेंथ अपॉन में एरिया। इसका मतलब अगर मैं यहां तक भी बता सकता हूं कि इफ, आगे देखिए, इफ लेंथ इज 1 मीटर and area of cross section is 1 meter square, then resistance will be equals to resistivity। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आ रही है बात समझ में? बोलिए, क्लियर है सभी को? कोई भी यहां पर अगर आपको डाउट आ रहा हो तो मुझे बता सकते हैं आप। आने का कोई चांस ही नहीं बनता है, मैंने आपको इसीलिए इतनी डेप्थ से बताया है, क्लास में भी बताया। जो बच्चे क्लास देखकर आ रहे हैं वो मैंने बताया कि शुरुआत में ही हंस रहे होंगे कि करण भैया हमने करा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो ये है स्टूडेंट्स, ये ए पार्ट का हमने खात्मा किया। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में आप रिलेशन देख रहे हो, एकदम बराबर का होता है। अगर लेंथ और एरिया को, अरे यार कर लो यहां पर, ये तो कर लोगे ना आप सभी। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू में रॉ इनटू में, अगर लेंथ मैंने 1 मीटर लिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा? रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के बराबर आ जाएगा, जो मैंने आपको बोला। तो इस तरीके से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं आप रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। आगे बढ़ सकता हूं। अब ये ए पार्ट में ही ना छिपा हुआ पार्ट है, सब पार्ट। डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि एसआई यूनिट डिराइव करिए किसकी? एसआई यूनिट डिराइव करिए किसकी? रेजिस्टिविटी की। अब स्टूडेंट्स अगर रट के गए हैं, अगर बढ़िया से आप क्रैमिंग करके गए हो तो आप बता ले जाओगे, लेकिन कई बार होता है आप भूल सकते हो। कितनों की यूनिट याद करोगे यार?
मेरे को ये बता दो, ये क्या होता है कि ओम मीटर ओम मीटर ओम मीटर ओम मीटर आप कर रहे हो? आ रही बात समझ में? भाई इसको ओपन करो, मैं बार बार कह रहा हूं फिजिक्स की क्लास चल रही है, आप कुछ याद मत करो, आप समझने पर जोर दो। आ रही बात समझ में? तो ठीक है, अगर जिसको याद है अच्छी बात है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूंगा, इसकी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स, तो ओम मीटर। पर देख लो, ये नहीं बोला गया है क्वेश्चन में कि राइट डाउन द एसआई यूनिट ऑफ रो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल वर्ड नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। तो ये तो साफ साफ देख लो, कोई मैं एक्स्ट्रा तो कोई चीज आपको कराने जा नहीं रहा हूं। डिराइव लिखा है भाई स्टूडेंट्स, डिराइव लिखा है। डिराइव का मतलब क्या होता है? आपको पूरी तरीके से ये जो ओम मीटर है, ठीक है, याद करके गए। अब याद तो है, लिख दिया, नंबर तो नहीं मिलेंगे पूरे, क्योंकि यहां तो लिखा हुआ है डिराइव करो। अगर राइट डाउन लिखा होता तो आप लिखते सिंबल और निकल जाते, लेकिन अभी आपको डिराइव करना है, और डिराइव आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पर मैं बोलता हूं कि एम्फेसाइज करो, जोर दो। ठीक है, फिजिक्स है ही क्या, पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से रखोगे तो मजा आने लग जाएगा आपको। देखो कैसे डिराइव करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह रहा हूं, ठीक है, रेजिस्टिविटी। देखिए अभी आपने देखा, और किसी की भी यूनिट अगर आपको डिराइव करनी है स्टूडेंट्स, किसी की भी यूनिट अगर आपको डिराइव करनी है, किसी की भी अगर आपको, क्या मैंने बोला, एसआई यूनिट अगर डिराइव करनी है, आप सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, मतलब जिस भी चीज की अगर आप यूनिट, जिस भी क्वांटिटी की, चीज मतलब क्वांटिटी की बात चल रही, चीज मतलब क्या कहते हैं, ये टॉफी की मैं बात नहीं कर रहा, पल्स की। चीज का मतलब क्या है कि जो भी क्वांटिटी है यहां पर, जो भी आपके सामने रेजिस्टेंस है, लेंथ है, एरिया है, ये सब क्या है? क्वांटिटी है। और इनमें से किसी की भी अगर आपको यूनिट डिराइव करनी है, तो आपको उसका जो फॉर्मूला है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। विदाउट फॉर्मूला यू कैन नॉट बी एबल टू डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी। तो आ जाओ, तो रेजिस्टेंस का तो पता है करण भैया, इसका कहां पता है हमें? ये तो रेजिस्टेंस का है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू में रो एल बाय ए। मैंने बोला आपको इसकी यूनिट लेकर आना है, इसकी यूनिट को टारगेट करना है, तो आप इसका फॉर्मूला बना लो, मतलब इसको फ्री कर दो, इसके साथ जो भी चीजें दूसरी तरफ ले जाओ, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं? R इंटू डिवीजन में ए, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, ये न्यूमरेटर में, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। लो बन चुका है। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल आपकी प्लेट में मैंने तैयार करके दे दिया है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू में रेजिस्टेंस इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन में लेंथ। यहां देखो ध्यान से, तो रेजिस्टिविटी क्या है? आर ए बाय एल। आर ए बाय एल। रेजिस्टेंस की बताओ, अरे रेजिस्टेंस की तो सभी को क्लियर है, ओम। एरिया की बताओ, एरिया की बताओ मीटर स्क्वायर, और लेंथ की बताओ मीटर। जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इस बात को अच्छे से जानते होंगे। मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि आपको जिस भी क्वांटिटी की यूनिट चाहिए आप उसका फॉर्मूला बनाइए, और आरएचएस में, यानी जो उसका फॉर्मूला बनके तैयार हुआ है, उसमें आप देखिए जो भी क्वांटिटीज हैं उनकी सबकी यूनिट वहां पर लिख दो, और वो देखो उनमें क्या कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल नहीं हो रहा है, वही उस क्वांटिटी की एसआई यूनिट बन जाएगी। तो यहां आप देख सकते हैं मीटर से मीटर कैंसिल किया मैंने, तो यहां पर ओम मीटर, ये स्क्वायर है, ठीक है, तो ये मेरे पास ओम, और इसके साथ नीचे तो मीटर खत्म हो गया, ऊपर 1 मीटर बच गया। तो इस तरीके से आप एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी डिराइव कर सकते हैं। आई होप अच्छे से पूरा ए पार्ट आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलिए, ये था हमारा ए पार्ट। आगे आपसे बोला जा रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। करण भैया, वाई आर alloys used in electrical heating devices? ये बहुत आसान क्वेश्चन है यार। alloys आपको पता है, alloys आपको अच्छे से पता है, ठीक है, जहां पर एक से ज्यादा मेटल्स के मिक्सचर की बात हो रही है, alloys आपको अच्छे से पता है।
तो मैं क्या ऐसे अब इसको नोट करेंगे अच्छे से, मैं पहले अच्छे से आपका आंसर यहां पर स्ट्रक्चराइज करवा रहा हूं, फिर उसके बाद समझाऊंगा। चलिए साथ में लिखिए, alloys are used in electrical heating devices because, ये आपका because, तो करेंगे भैया alloys are used in electrical heating devices because हम कह सकते हैं their resistivity is generally higher than those of constant metals। ये जो आप लिख रहे हैं आंसर, इसको दो पार्ट में आप तोड़ेंगे, दो पार्ट में करके बताइए बढ़िया से अलॉयज को हम क्यों यूज करते हैं। मेटल, सिंगल किसी मेटल को इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस के तौर पर क्यों यूज नहीं किया जाता। तो आप ध्यान रखेंगे अलॉयज का यूज इसीलिए होता है स्टूडेंट्स, बी केयरफुल, ध्यान से एक एक स्टेटमेंट को, ध्यान से एक एक वर्ड को समझेंगे, बिकॉज दियर रेजिस्टिविटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेजिस्टिविटी है, आप ध्यान रखेंगे, जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होती है अगर मैं एक सिंगल मेटल की रेजिस्टिविटी से कंपेयर करूं। बोलिए, अलॉयज में क्योंकि मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं, अलॉयज का मतलब मिक्सचर ऑफ मेटल्स हैं, एक मेटल से वहां ज्यादा की बात हो रही है, 2 की 3 की बात हो रही है, तो अलॉयज का यूज इसीलिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका कॉन्स्टेंटिन है, जैसे आपका ब्रास है, अरे जैसे आपका ब्रोंज है, तो इस तरीके से जो आपके अलॉयज हैं, ठीक है, उनका यूज हम करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के तौर पर, बिकॉज दियर रेजिस्टिविटी, जो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, रेजिस्टिविटी के बारे में, जो रेजिस्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा होती है देन दैट ऑफ कांस्टीट्यूएंट मेटल्स, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरे पॉइंट में आप लिखेंगे अलॉयज, सबसे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलॉयज डू नॉट बर्न, ठीक है, या आप ऐसे लिख लीजिए ऑक्सीडाइज, ठीक है, डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स, तो एक तो करण भैया बात समझ आ गई हमें कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो अलॉयज की काफी ज्यादा होती है मेटल से, आ रही है बात समझ में, इस वजह से अलॉयज का यूज किया जाता है। और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि जो अलॉयज होते हैं वो जलते नहीं है भाई, आसानी से थोड़ी ना जल जाएगा अलॉय, अरे भाई मिक्सचर ऑफ मेटल है, मिक्सचर ऑफ मेटल्स का मतलब है आपने उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया है। सिंगल मेटल के आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा होता है मेटल का, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता ही है, लेकिन आप मिक्सचर ऑफ मेटल्स लेकर बैठो, अभी मेल्टिंग पॉइंट और शूट अप करेगा, आ रही बात समझ में। तो इसी वजह से आप ध्यान रखेंगे कि अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स, तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है टेम्परेचर पे क्योंकि भाई सीधी सी बात है ना, तो अलॉयज डू नॉट बर्न और ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स, और यही बात इनको मेकिंग देम सूटेबल, बहुत बढ़िया से सजा के लिखे यार, फुल लेकर आइए एकदम 80 आउट ऑफ 80, जिन्होंने भी 100 आउट ऑफ 100 का सपना लिया वो 80 में 79.5 भी नहीं सोच सकते ना, तो एक जगह भी आपकी कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर आपकी होगी, तो आप अच्छे से हॉल में 25 तारीख को गेम बजा पाओगे साइंस के एग्जाम का। मेकिंग देम सूटेबल एंड ड्यूरेबल फॉर हीटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, तो ये जलेंगे नहीं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी दे रहे हो तो भी नहीं, आसानी से तो नहीं, तो जलते नहीं है करण भैया, ये है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बेयर करने के लिए ही अलॉयज आप यूज कर रहे हो हीटिंग एलिमेंट के तौर पर। और दूसरा पॉइंट जो मैंने मतलब पहले बताया आपको, रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है,
ठीक है, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एक मेटल की बात करूं और वहां पर मैंने मिक्सचर ऑफ मेटल लिया तो मिक्सचर ऑफ मेटल्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छे से आई होप आपने समझा होगा। एक भी बात मैंने आपको याद करने के लिए नहीं कहा। अब भाई ये तो आपको थोड़ा स्टेटमेंट में लिखना ही है, तो ये बात है, इसको भी मैंने आपको बताया कि इसका एक तरीके से फंडामेंटल क्या है ना, क्योंकि अलॉयज को बनाया ही एक तरीके से, अलॉयज का डिजाइन जो आप पूरा देख रहे हो वो है ही इसलिए क्योंकि वो हीटिंग एलिमेंट के तौर, अरे भाई आपका जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो मैंने क्लास डाली है उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। वहां पर आप जो देख रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन है, आ रही बात समझ में, आपका कैटल है, इलेक्ट्रिक कैटल है, आपका वाटर हीटर है, इन सब में आपका एक हीटिंग एलिमेंट होता है और वो एलॉय का बना होता है, और वो इसी वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर को वो होल्ड कर पाता है। तो सीधी सी बात है, आ रही बात समझ में, तो ये नहीं जलेगा आपका एट हाई टेम्परेचर भी। दैट्स वाई इसी वजह से हम कह सकते हैं, यही बात इनको, यही दोनों बात मिलकर इनको क्या बनाती है, सुटेबल एंड ड्यूरेबल फॉर हीटिंग एलिमेंट्स। तो आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी, है ना। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, अगर आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं तो आप अच्छे से मेरे को चीजें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई भी बात अगर आपको नहीं समझ आई है तो वो भी पूछेंगे, क्लास अच्छी लगी है तो भी आप बताएंगे, नहीं अच्छी लगी है तो भी आप बताएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स।